जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आप कल एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। दोस्तों, अगर आपका कल पेपर है तो आज की क्लास आप जरूर देख कर जाइएगा। 8 से 10 सवाल आपको परीक्षा में धूबहू देखने को मिलने वाले हैं और जो क्लास मैंने कल अपलोड की थी उसको जरूर देखिएगा। इन दो क्लासों से आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम मेंबर कौन बना है? तिमोर लिस्ते बना है, मिस्र बना है, ईरान बना है, फिनलैंड बना है। दोस्तों, आपको बता दें ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नवीनतम मेंबर कौन बना है? ये दोस्तों मिस्र बन चुका है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। तिमोर लिस्ते, आपको दोस्तों याद होगा आसियान। दोस्तों आसियान का नवीनतम मेंबर कौन बना है? तिमोर लिस्ते बना है। और कौन से क्रम का है ये? दोस्तों 11वां मेंबर बना है। आपको याद होगा आसियान। आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया। कहां पर? जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय स्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईरान को लेकर। ईरान, आपको दोस्तों याद होगा एससीओ का नवा मेंबर दोस्तों कौन बना है? ईरान बना है। आपको ये बातें भी याद रखनी है। अब दोस्तों एससीओ 2023 इसकी दोस्तों बैठक कहां पर हुई है? अपने भारत देश में हुई है। अपना भारत देश ने इसकी अध्यक्षता की है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट करके बताएं एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों बात करते हैं फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर दोस्तों कौन बना है? फिनलैंड बना है। ये 4 सवाल आपकी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नवीनतम मेंबर कौन बना है? इजिप्ट, मिस्र। तिमोर लिस्टे दोस्तों आसियान का नवीनतम मेंबर बना है और आसियान इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। ईरान दोस्तों एससीओ ईरान का नवीनतम मेंबर बना है, यानी कि 9वां मेंबर बना है। और फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा या उत्तराखंड? दोस्तों आपको बता दें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप सबको पता होगा ये बात। और दोस्तों पहले स्थान पर कौन रहा था? पंजाब रहा था पहले स्थान पर। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। खेलो इंडिया यूथ गेम ये दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था? मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। और दोस्तों इसमें पहले स्थान पे दोस्तों कौन रहा था? आपको याद होगा पहले स्थान पे था आपका हरियाणा और दूसरे दोस्तों स्थान पे था महाराष्ट्र। ये दोस्तों रैंक आप याद कर लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगी। और तीसरे स्थान पे था मध्य प्रदेश। आपको याद रखना ये तीनों स्थान है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ था? 8 शहरों में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। पहले स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। और कितने शहरों में हुए? 8 शहरों में हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय खेल। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा 36वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों कहां पर हुए थे? गुजरात में होते। लेकिन दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां होगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है गोवा के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहां होने वाला है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से आपको नंबर देके जाएगा। दोस्तों पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहां होगा? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में? दोस्तों आपको बता दें ये अपने भारत देश में आयोजित होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहां होगा? अपने भारत देश में। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आपको याद आ रहा होगा अंडर 19 महिला विश्व कप, अंडर 19 महिला विश्व कप इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। और दोस्तों जीता कौन था? अपना भारत देश जीता था। इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन बना था? भारत इसका विजेता बना था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था, यानी कि
उप विजेता दोस्तों कौन है? इंग्लैंड। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अंडर 19 महिला विश्व कप को लेकर। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया देके रखा है। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसका आयोजन कहां हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन दोस्तों अगला वाला 2026 में दोस्तों कहां पर होगा? अगला वाला कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों कहां पर होने वाला है? तो आपको ध्यान में रखना है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की बात आई है तो आपको 2 से 3 फैक्ट याद रखने हैं। कॉमनवेल्थ गेम इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61। कितने गोल्ड मेडल थे? 22 गोल्ड मेडल थे। कमेंट करके बताएं कितने सिल्वर मेडल थे और कितने ब्रॉन्ज मेडल थे। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बायोडायवर्सिटी पर कोप 15 का आयोजन कहाँ हुआ? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। पेरिस में हुआ है, कनाडा में हुआ है, मिस्र में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। दोस्तों बायोडायवर्सिटी पर कोप 15 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? कनाडा में हुआ है। और कनाडा में भी एक स्थान है मॉन्ट्रियल, आपको नाम याद रहा होगा, मॉन्ट्रियल। कनाडा में एक स्थान है मॉन्ट्रियल। यहाँ पर दोस्तों बायोडायवर्सिटी पर कोप 15 का आयोजन हुआ है। और दोस्तों आपको याद आ रहा होगा मॉन्ट्रियल यहाँ पर किसका दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? वाडा। दोस्तों आपने 2 एजेंसी सुनी होंगी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों ये कौन सी है? वाडा। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। और दोस्तों भारत में क्या है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये सवाल वाडा वाला सवाल आपके एसएससी एमटीएस या सीजीएल में पूछा भी गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। पेरिस में दोस्तों क्या होगा? अगले वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में 2024 में दोस्तों जो ग्रीष्म कालीन ओलंपिक होने वाले हैं इनका आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? पेरिस में होने वाला है। और दोस्तों 2020 में कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। दोस्तों इजिप्ट मिस्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पर क्या हुआ है? कोप 27 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? इजिप्ट मिस्र में हुआ है। और दोस्तों मिस्र में एक स्थान है शर्म अल शेख, इसको आप लिख लें। क्या स्थान है? शर्म अल शेख। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? कोप 27 का, ये इजिप्ट मिस्र में हुआ है। अब दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर क्या होगा? कोप 28। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए COP 28 का आयोजन कहां पर होने वाला है? संयुक्त अरब अमीरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन कौन जीता? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% सवाल आपको देखने को मिलेगा। सौराष्ट्र, जयपुर पिंक पैंथर्स, पुनेरी पल्टन या दबंग दिल्ली। दोस्तों आपको बता दें विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन दोस्तों कौन से क्रम का? ये भी आप याद रखिएगा 9वें क्रम का है। कौन जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स जीता है। किसको हराया है? पुनेरी पल्टन, यानी कि उप विजेता। आपको दोस्तों विजेता और उप विजेता दोनों याद रखने। आपसे परीक्षा वाला विजेता और उप विजेता दोनों पूछ सकता है। विवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन कौन जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया था 8वां सीजन, इस सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत पुरानी करंट अफेयर है, लेकिन दोस्तों आप तैयार रहिए। 8वां सीजन कौन जीता है? दबंग दिल्ली जीता है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक जरूर क्लास शेयर कर दें जो भी SSC CHSL का एग्जाम देने वाले हों। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये दोस्तों संपन्न हो चुका है। और दोस्तों फ्रेंच ओपन भी संपन्न हो चुका है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इसका विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया था महिला में कौन जीता है, आपको पुरुष और महिला दोनों याद रखना है। आर्या सबलेंका, आर्या सबलेंका, ये नाम आपको याद रखना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। महिला कौन है? आर्या सबलेंका। दोस्तों आपको बता दें टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम यानी कि टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। इन्हीं क्रम से आपको याद रखना है। आपसे सवाल किस तरह से पूछा जाता है कि सबसे पुराना वाला टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन ओपन। अब दोस्तों ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। आपसे दोस्तों क्वेश्चन इनका नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं। अब एक सवाल आपको याद रखना, रोजर फेडरर ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने अभी हाल में अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 124, 214, 215 या 226 है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। उच्च न्यायालय इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 214 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां पर दोस्तों हाई कोर्ट की बात की जा रही है, किसकी, हाई कोर्ट की। यहां से दोस्तों मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों बता दूंगा, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 214 है। यानी कि दोस्तों उसमें कितने जज होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनका दोस्तों नियुक्ति कैसे होगी, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 214 है। अब बात करें आर्टिकल नंबर 215, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल नंबर 215 है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 226 के तहत करता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों हाई कोर्ट की बात होगी, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल नंबर 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 129। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके देता है। कौन से आर्टिकल के तहत देता है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत देता है। आपको याद होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 से 35। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, माही नदी, सतलुज नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। दोस्तों आपको याद होगा नागार्जुन सागर बांध, यहां पर दोस्तों आपको अर्जुन पकड़ना है। कौन सा नदी है, कृष्णा नदी। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर एक और बांध है, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है, ये दोस्तों कृष्णा नदी पर ही स्थित है। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है, इडुक्की बांध। सॉरी दोस्तों इडुक्की बांध नहीं है यहाँ पर। कावेरी नदी पर दोस्तों एक शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। इडुक्की बांध दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ये पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध दोस्तों एक कौन सी नदी पर स्थित है, इसको आप लिख लें, ये पेरियार नदी पर स्थित है। कौन सी, पेरियार नदी पर स्थित है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों कावेरी नदी पर एक बहुत ही फेमस बांध है, जल्दी से उसका नाम आपको कमेंट कर बताना है। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन दोस्तों बहुत ही फेमस बांध है, कावेरी नदी पर है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ, रामदत्त मिश्र, शिवशंकरी, असगर बजाहत, माधव हाड़ा। ये चारों नाम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हैं। दोस्तों सरस्वती सम्मान 2022 ये किसको प्राप्त हुआ, ये रामदत्त मिश्र को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों किस लिए मिला है, ये दोस्तों इनका एक है, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, इसलिए इनको दिया गया रामदत्त मिश्र को 2022 वाला। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है सरस्वती सम्मान 2023 ये किसको मिला, ये मिला है शिवशंकरी को 2023 वाला। और दोस्तों शिवशंकरी को किसके लिए मिला है, सूर्यवंशम। ये बात भी आपको याद रखनी है। आपसे 2023 वाला मुश्किल ही है पूछा जाए, लेकिन आपसे 2022 वाला पूछा जा सकता है। असगर बजाहत इनको दोस्तों क्या मिला, 2022 का व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है, असगर बजाहत को मिला है। और दोस्तों 2023 वाला किसको मिला है, तो दोस्तों आपको थोड़ा याद रखना है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागल खाने के लिए। लेकिन दोस्तों 2022 वाला आपको याद रखना है, क्योंकि 2022 वाला आपसे पूछा जा सकता है। माधव हाड़ा इनको मिला है बिहारी सम्मान, बिहारी पुरस्कार, इनको क्या मिला, बिहारी पुरस्कार, माधव हाड़ा। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ, कर्नाटक, उड़ीसा, लुंगलई आपदा स्टेशन, बी और सी दोनों। दोस्तों आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है, ये दोस्तों कर्नाटक, ये दोस्तों किसको मिला है, उड़ीसा तथा
लुंगलई आपदा पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों अब आप सुभाष चंद्र की बोस की बात आई है तो आपको दोस्तों 2 से 3 हिस्ट्री के मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताता हूं जो आपको याद रखने हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म दिवस कब हुआ था? 23 जनवरी। 23 जनवरी, इसको क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। और इनका बहुत ही फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आपको याद आ रहा होगा। बात करते हैं 1938। 1938 को दोस्तों क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1939 और फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सा दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये 3 से 4 सवाल आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यक्षगान, भूतकोला, करगा, सुग्गी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। अगर आपसे यक्षगान पूछा जाए, भूतकोला पूछा जाए, करगा पूछा जाए, सुग्गी पूछा जाए, ये सब के सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो दोस्तों आप यक्षगान से आपने पकड़ लिया होगा, कर्नाटक से हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद रखना है असम। असम से दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था, कौन सा? अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला, ये मैंने सब आपको कल ही नोट कराए हैं। तबल चोंगली, तबल चोंगली, बिहू, बगरुम्बा, ये सब के सब कहाँ के हैं? ये सब के सब असम से संबंध रखते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। झारखंड का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? सरहुल फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा है? चरकुला हो गया, नौटंकी हो गया, कजरी हो गया, ये सब के सब कहाँ के हैं? सब के सब उत्तर प्रदेश के हैं। दोस्तों अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप कल वाली क्लास देख कर जाइएगा, आपको परीक्षा में 100% उस क्लास से 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? इस स्लाइड से आप नोट कीजिएगा, आपकी परीक्षा में सवाल 100% पूछा जाएगा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले वायसराय, सारे मैं यहीं पर आपको नोट करा देता हूं, नोट कर लें। दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो आपको दोस्तों याद करके रखना है, क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो आप जवाब देते वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाता बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। लेकिन केवल बंगाल के गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। अब बात करते हैं विलियम बेंटिक को लेकर। भारत के पहले गवर्नर जनरल किसके? भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। और दोस्तों भारत के पहले, अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले भारत के पहले वायसराय कौन है? अगर भारत के पहले वायसराय आपसे पूछे तो आपका जवाब देना है लॉर्ड कैनिंग। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिए होंगे। दोस्तों क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। 100% इस क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? आप सब जानते हैं जैसे कि क्वेड दोस्तों एक संगठन है, QUAD क्वेड। इसके अंदर 4 देश शामिल हैं। जल्दी से कमेंट कर बता दें वो 4 देश कौन कौन से हैं, आपको कमेंट कर बताना है इसका आंसर। बात करते हैं I2U2, इसमें भी 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से दोस्तों देश शामिल हैं ये आपको पता होना चाहिए। आई से दोस्तों इजराइल, और दोस्तों इंडिया, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ये चारों देश इसमें शामिल है। इंग्लैंड शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, इजराइल शामिल है, इंडिया शामिल है, और दोस्तों अमेरिका शामिल है, और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर इंग्लैंड शामिल नहीं है I2U2 में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्वेड संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो आपको याद होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश शामिल हैं क्वेड संगठन में। और इसका दोस्तों मिक्स एक संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है, उसको कहते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया, उड़ीसी, कथकली, मोहिनीअट्टम। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। केलुचरण महापात्र, इनका संबंध किससे? उड़ीसी नृत्य से संबंध रखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब एक नाम आपको और याद रखना, संयुक्ता पर्णहारी। संयुक्ता
पर्णहारी, संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी उड़ीसी नृत्य से है। दोस्तों सत्रिया, श्रीमद शंकर देव, श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे? सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? आपको याद रखना है असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये बातें आपको याद रखनी है। मोहिनी अट्टम से आपको याद रखना है कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम। और दोस्तों भगवान विष्णु, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केमांग, लोहित, सुबनश्री किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा यहां से सवाल है। दोस्तों केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनश्री हो गया, ये तीनों आपसे, ये नहीं तीनों साथ साथ पूछ जाएंगे। आपसे पूछ लेगा केमांग किसकी सहायक नदी है, आपसे पूछ लेगा लोहित किसकी सहायक नदी, आपसे पूछ लेगा सुबनश्री किसकी सहायक नदी है। मैंने इकट्ठी आपको नोट करा दी हैं। केमांग पूछे, लोहित पूछे, सुबनश्री पूछे, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां मैं आपको नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लें। जैसे कि गोदावरी, प्राणहिता, प्राणहिता, प्रबद्धा, प्राणहिता, प्रबद्धा, ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की, मूसी नदी, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सब की सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। भवानी, और दोस्तों भवानी, और एक दोस्तों और इसकी कोई सहायक नदी जल्दी से कमेंट करके बताएं, और कौन सी सहायक नदी? कावेरी नदी की। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर का अनुच्छेद कौन सा है? लगाइएगा स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 15, 16, 19A या 21? दोस्तों आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 16। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 15 दोस्तों क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, नाम के स्थान पर कोई धर्म, जाति, स्थान के नाम के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 19 1A आपको याद आ रहा होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। ये सब कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19 1A। आर्टिकल नंबर 21 में दोस्तों क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1938? दोस्तों आपको बता दें गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूरी डेट आप नोट कर लें, पूरी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं 1931 में एक बात और हुई थी। 23 मार्च 1931 इसको क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है आपकी परीक्षा को देखते हुए। 1929 में दोस्तों क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन है, और इसी के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1930 में दोस्तों क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू हुई थी, और दोस्तों साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, आपको याद होगा। 1938 में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया हरिपुरा अधिवेशन है। मैंने आपसे सवाल पूछा 23 मार्च 1931 इसको दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरद कमल अंचता का संबंध किस खेल से है? तो हमने शायद कल भी डिस्कस किया था, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों शतरंज, कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी इनका संबंध किससे? शतरंज से है, और 20 जुलाई को मनाते हैं शतरंज दिवस, ये बात आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल से भारत कौन सा राज्य सीमा बनाता है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। मैंने आपको कल दोस्तों नोट कराया था बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि बांग्लादेश से दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं नेपाल। नेपाल से भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो आपको नोट करना है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी इसके सभी राज्य सीमा बनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? वेस्ट बंगाल की। किसकी?
वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। अब दोस्तों बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके अलावा नेपाल से कौन सा भारत का राज्य सीमा बनाता है, जल्दी से कमेंट कर कर छाप दें। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विश्व वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सारी संस्थाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था, वर्ल्ड बैंक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और किस लिए, काले गेंडों के संरक्षण के लिए, काले गेंडों के संरक्षण के लिए विश्व वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। WWF 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। ये सब बातें मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं। IUCN, ये दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद होगा 1948 में इसकी स्थापना हुई थी IUCN। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में स्थित है। और ये दोस्तों रेड डाटा बुक, कौन सी, रेड डाटा बुक जारी करती है, इसको आपको पता होना चाहिए। UNFCCC, इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है, वॉन, जर्मनी। वॉन करके एक शहर है जर्मनी में, वहां पर स्थित है। और आई थिंक इसकी स्थापना 1992 में हुई है। इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, तो आप इसको लिख लें, मैं बोल दे रहा हूं, इसको आप लिख लें। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको आप लिख लें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ये दोस्तों UNFCCC की फुल फॉर्म है। ये दोस्तों मैंने 20 सवाल लिए थे और इसका दोस्तों एक फुल एनालिसिस आपके सामने रखा था। इसमें से आपकी परीक्षा में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिलने वाला है। अगर आपका कल SSC CHSL का एग्जाम है तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर। लेकिन दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले मैं आपको 3 से 4 टॉपिक बताता हूं, उनको आप पढ़कर जाइएगा। 100% आपको अपार सफलता मिलेगी एग्जाम के अंदर। नंबर 1 टॉपिक आपका होगा महत्वपूर्ण युद्ध। दोस्तों ये खानवा का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, इनको आप पढ़ के जाइएगा। 2011 की जनगणना पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा सवाल। और दोस्तों इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, कौन से दोस्तों, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, और वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं SSC में जो आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। इन्हीं दोस्तों 4 टॉपिक से आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। अगर कल आपका एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। क्लास को दोस्तों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों कल जैसा भी पेपर आने वाला है उसका हम सटीक एनालिसिस करने वाले हैं, बिल्कुल 0 से लेकर अपर लेवल तक। आप क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। 100% आने वाले एनालिसिस से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।